अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह एक गांव के कुछ दूर पर एक खेत में सभी गांव वाले किसी को हैरानी से घेरे खड़े थे। वो गांव वाले नीचे खेत में ही देख रहे थे, जहां एक लड़की और एक लड़का खेत में एक दूसरे से लिपटे मिट्टी से सने थे। वो दोनों काफी देर से बेहोश पड़े थे। वो दोनों कोई और नहीं, हसरत और जुनून थे। तभी उसी गांव वाले में से एक बूढ़ी दादी अजीब नजरों से देखते हुए बोली, इस लड़के ने इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं, वो भी इतनी गर्मी में। और इस लड़की को तो देखो, इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं कि हर तरफ से खुला ही खुला है। उसी गांव वाले में से एक जवान लड़के ने कहा, दादी ये शहर वाले कपड़े हैं और शहर वाले ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। दीदी ने गुस्से में बोली, चुप कर, तुझे बहुत पता है। उस नौजवान लड़के ने अपना मुंह बना लिया। उसी पल एक मिडिल एज की औरत जिनका नाम सूर्या है वो बोली, हाय राम, हमका तो लागत है कि ये दोनों भाग कर आए हैं। इसलिए देखिए ना, ये लड़का और लड़की आपस में कैसे छपके हैं। तभी भीड़ को हटाते हुए एक बूढ़ा सरपंच आते हुए बोले, सभी चुप हो जाइए, आप लोग बिना जांच पड़ताल के कुछ भी न बोले। सरपंच थोड़े गुस्से में बोले, आप लोगों को इन दोनों के बारे में चर्चा करने का समय है, पर उन्हें बेहोशी से उठाने का नहीं। जाए पानी लेकर आई। उसी भीड़ में से एक आदमी पानी लाया और जुनून और हसरत पर पानी के छींटे मारने लगा। उन दोनों पर छींटे पड़ते ही जुनून होश में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, भागो, बारिश आ गई। सभी गांव वाले जुनून को हैरानी से देखने लगे और वहीं हसरत जुनून के चिल्लाने की वजह से उसकी आंखें खुल गईं। जुनून ने अपने नीचे हसरत को देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी जुनून अपने आप को घिरा हुए महसूस हुआ। उसने अपना सर ऊपर किया, जहां पूरे गांव वाले उन्हें ही घूर रहे थे और हसरत ने भी पहले नोटिस कर लिया था। जुनून और हसरत दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए एकदम से उठ खड़े हो गए। उसी पल सरपंच ने बोला, तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों इस तरह बेहोश क्यों पड़े थे? वही जुनून को बहुत अजीब लग रहा था। सब उसे ही कुछ अलग नजरों से देख रहे थे। तभी दूर से एक आदमी की आवाज आई, सरपंच जी, गजब हो गया। सरपंच ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मुनिया? मुनिया परेशान होते हुए कहा, पता नहीं कैसे हमारा जंगल बुरी तरीके से जल के राख हो चुका है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले फूस फूसने लगे। सरपंच समझ गया कि जुनून और हसरत के साथ क्या हुआ होगा। सरपंच ने कहा, आप सभी शांत हो जाइए, मुझे लगता है ये दोनों बच्चे जंगल से ही बच के गए होने। वही वो सुराइयां छोटी आंखें किए जुनून और हसरत को घूर कर बोली, हाँ, पर ये दोनों जंगल में क्या कर रहे थे? जुनून उस औरत को देखने लगी, पर उस औरत का पल्लू से आधा चेहरा ढका हुए था। सरपंच उसकी बातों को अनसुना करके बोले, तुम दोनों का क्या नाम है और अगर हमारे बस कुछ रहा तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। जुनून बोली, मैं जुनून सिन्हा। जुनून हसरत को देखने लगी जो बिना कोई रिएक्शन के अपने पैंट में हाथ डाले खड़ा था। जुनून हसरत की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये हसरत सिंघानिया है। तभी जुनून के पास वही दादी आते हुए बोली, तुमने अपना नाम क्या बताया? जुनून दादी को देखने लगी और तुरंत बोली, दादी आप। जुनून खुशी से अपने दादी को गले लगाने वाली थी, पर खुद को मिट्टी सना देख रुक गई। जुनून की दादी ने जुनून का हाथ पकड़ते हुए बोली, जुनून तू यहाँ कैसे और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? जुनून बोलने ही जा रही थी कि उसी पल सूर्या दादी के पास आते हुए हैरानी से बोली, क्या सासू माँ, ये हमारी जुनून है। सूर्या आगे बोली, राम जी का लाख लाख रूकर है कि हमारी जुनून बिटिया ठीक है। तभी सरपंच बोले, हमें बहुत खुशी है कि अनजाने में ही सही आप लोगों का परिवार मिल गया है, तो आप इन्हें अपने घर ले जाइए। इतना बोलकर सरपंच चला गया। वही गांव वाले अभी भी खड़े थे। जुनून की दादी ने चिल्लाते हुए बोली, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या जो हमारी जुनून को घूरे जा रहे हो? दादी की बात सुनकर सभी गांव वाले जाने लगे। तभी दादी ने भी जुनून को अपने साथ ले जाने लगी और वहीं हसरत सख्त नजरों से जुनून को जाते हुए देख रहा था। उसी वक्त दादी को कुछ याद आया और बोली, वो लड़का कौन है? जुनून बोलने ही जा रही थी कि उसी वक्त सूर्या बोली, सासू माँ, आपने देखा नहीं, ये दोनों एक दूसरे से किसे चपके थे? इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जुनून बिटिया का पति है। हसरत सूर्या की बात सुनकर ठंडी आंखों से घूरने लगा। जुनून परेशान हो गई और बोली, चाची जी आप गलत समझ रही हैं। सुरैया जुनून की बात बीच में काटते हुए बोली, जुनून बिटिया, आपका जो भी बोले के है अब घर जाकर बोलना। सुरैया हसरत की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, चलिए दामाद जी,
हसरत सुरैया की बात सुनकर उसने कुछ नहीं बोला और उन लोगों के साथ जाने लगा। दादी का घर। हसरत सोफे पर हाथ बांधे और पैरों को फोल्ड किए बैठा था। हसरत ने एक ब्लैक, एक ब्लू कलर की शर्ट और एक ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था, जिसमें हसरत बहुत हैंडसम और डेसिंग लग रहा था। हसरत अपने सख्त निगाहों से सामने खड़े लोगों को देख रहा था, जहां बहुत सारे लोग हसरत को चमकीली आंखों से देख रहे थे, जैसे वो कोई बहुत बड़ा एक्टर हो। तभी दादी हसरत के पास आ गई और नजर उतार कर बोली, हमारी जुनून बेटी ने अपना पति कितना अच्छा चुना है, देखो तो इसके चेहरे पर कितना तेज और आकर्षण है। एक लड़के ने मुस्कुराते हुए बोला, दादी, जीजू मेरे कपड़े पहनकर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। जुनून का चचेरा भाई 21 साल का नील, जो दिखने में हैंडसम ही था, उसकी बात सुनकर विकी, जो नील का जुड़वा 1 मिनट का छोटा भाई, उसने बोला, नील भाई, लगता है तुम्हारी अपनी चीजों पर भुकाल मारने की आदत नहीं जाएगी। सूर्या बोली, फिर शुरू हो गए तुम दोनों? हमारे दामाद जी बैठे हैं, थोड़ी तो शर्म करो। वही सूर्या के पास खड़ी 19 साल की निशी विकी और नील की छोटी सिस्टर है। निशी हसरत को एक तक देखे जा रही थी। तभी लिविंग रूम में जुनून आई। जुनून ने एक स्काई ब्लू कलर की घाघरा चोली पहनी हुई थी। उसने अपने कमर से भी ज्यादा लंबे बाल चोटियों में गूंथे थे और उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे, जिसमें जुनून बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वही हसरत जुनून को एक पल के लिए देखता रह गया। निशी जुनून के पास जाकर एक्साइटिंग से बोली, आपको इतने हैंडसम जीजू कहाँ मिले? जुनून हैरानी से बोली, कौन जीजू? किसके जीजू? वहीं खड़े सभी हैरान हो गए। तभी दादी हैरानी से बोली, क्या ये लड़का तुम्हारा पति नहीं है? जुनून बोली, नहीं दादी, मैं तो आपको रास्ते में बताना चाहती थी, पर आप और चाची ने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। साइड में खड़ी सूर्या बोली, जुनून बिटिया, जब ई तुम्हारा पति नहीं है तो ई कौन है और ई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? वही निशी को जैसे उम्मीद मिल गया हो कि हसरत जुनून का पति नहीं है। जुनून अपनी आंखें घूमते हुए बोली, ये मेरे बॉस है, मैं इनके कंपनी में काम करती हूँ और हमारे रॉयल एम्पायर कंपनी के सीईओ है। दादी जुनून की बात सुनकर गुस्सा में आ गई और बोली, मुझे नहीं जानना सीईओ के बारे में। जब ये तुम्हारा पति नहीं है तो तुम एक पराये लड़के के साथ क्यों घूम रही हो? जुनून, ये चीजें हमारे परिवार में नहीं चलती हैं। वही हसरत के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, वो बस चुपचाप बैठे तमाशा देख रहा था। वही जुनून दादी के कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए बोली, दादी, मैं इनके साथ घूमती नहीं हूँ, ये मेरा काम है। मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ और एक सेक्रेटरी काम होता है अपने बॉस के आगे पीछे घूमे और रात को जंगल के आग से। उन्होंने ही मुझे बचाया था। दादी जुनून की बात सुनकर उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया और प्यार से बोली, बताना चाहिए था ना कि इस लड़के ने तुझे बचाया था और ये तेरे बॉस है, तो मैं इस लड़के को अपने घर में रहने दे सकती हूँ। उसी पल हसरत ने कोल्ड वॉइस में दादी से कहा, लड़का नहीं, हसरत सिंघानिया नाम है मेरा। दादी उसे गुस्से में देखने लगी। तभी बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, जुनून बाहर निकलो। जुनून और फैमिली की थोड़े हैरान थे, क्योंकि जुनून इस गांव में 5 साल बाद आई थी और उसे कोई जल्दी जानता भी नहीं था, तो कौन था जो जुनून को बुला दिया। उसी वक्त फिर लगातार जुनून जुनून चिल्लाने की आवाज आई। तभी दादी गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए बोली, कौन है जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है? उसी पल दादी के चेहरा ठंडा पड़ गया। उनके चेहरे पर चिंता दिखने लगा और वही जुनून और की फैमिली दादी के साथ बाहर आ चुके थे, पर उनके चेहरे पर वही भाव थे जो दादी पर थे। वही हसरत ने भी ये नोटिस कर लिया था। वही घर के सामने कुछ गुंडे और उनके बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उस आदमी के चेहरे पर हरामीपन साफ झलक रहा था और वही पूरे गांव वाले भी अपने घरों से निकलकर देखने लगे। तभी एक गुंडे ने बोला, हमारे मालिक ठाकुर साहब तुम लोगों से मिलने आए हैं। दादी बोली, हमें किसी से नहीं मिलना। इतना बोलते ही वो जाने लगी। उसी वक्त ठाकुर ने कहा, इतनी जल्दी क्या है अंदर जाने की? हम तुमसे मिलने नहीं आए हैं, हम अपने होने वाली बहू को लेने आए हैं। दादी गुस्से में बोली, ठाकुर, हमारी पोती तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और न ही तुम्हारे बेटे से शादी करेगी, और ये बात 5 साल पहले ही बता चुके हैं हम। तो क्यों आए हो यहाँ? अपना मुंह उठाकर चले जाओ यहाँ से। ठाकुर गुस्से में बोला, क्योंकि जो काम 5 साल पहले नहीं हो पाया था वो आज होगा। सुरैया गुस्से में बोली, का तुम का सासू माँ की बात समझ नहीं आई कि हमारी जुनून बिटिया तुम्हारे बेटवा से शादी नहीं करेगी, तो ये बात काहे समझ नहीं आ रही? चले जाओ यहाँ से। ठाकुर गुस्से में बोला, शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जुनून की वजह से
मेरा बेटा रजत 5 साल से उसकी चाहत में पागल हो चुका है और मेरे बेटे को कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं उसे देकर ही मानता हूँ। दादी गुस्से में भड़क गई और बोली, तुम्हारे पागल बेटे से हमें कोई मतलब नहीं है और मेरी पोती कोई चीज नहीं है जो तुम अपने बेटे को दोगे। और हाँ, हमने जैसे तुम्हें 5 साल पहले माना किया था और आज भी माना करती हूँ, तू और अपने घटिया बेटे को यहाँ से ले जा। ठाकुर ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी पोती शादीशुदा होती तो शायद मैं उसे छोड़ भी देता, पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी पोती को जबरदस्ती हम अपने साथ लेकर जाएंगे। दादी ठाकुर की बात सुनकर बोली, ठाकुर तुम्हें जानकर अफसोस होगा कि हमारी पोती पहले ही शादीशुदा है और जो जुनून के बगल में खड़ा है उसके चेहरे का तेज देख रहे हो, वो मेरे पोती का पति है। दादी ने ये जानबूझकर बोला था कि शायद वो सब जुनून का पीछा छोड़ दे। जुनून और हसरत पास में ही खड़े थे और उनके आगे दादी खड़ी थी। ठाकुर ने जुनून को देखते हुए गुस्से में बोला, ये दोनों शादीशुदा है। इस लड़की को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके मांग में न सिंदूर है और न गले में मंगलसूत्र। अगर ये सच में शादीशुदा होते तो शायद मैं इसे छोड़ भी देता, पर इसके पास तो एक सुहाग की निशानी तक नहीं है। वही सूर्या को उस लड़के की शहर वाली बात याद आई और बोली, हमरी जुनून बिटिया शहर में रही है और शहर वाले ऐसे ही रहत है। ठाकुर हंसते हुए बोला, तुम इस लड़की को बचाने के लिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। तभी दादी घर के जाते हुए अपने हाथों में कुछ लाते हुए बोली, ठाकुर, तुम्हें हमारे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो अब भी हो जाएगा। दादी इतना बोलकर हसरत की तरफ सिंदूर बढ़ती। वहीं जुनून पहले से ही परेशान थी और अपने दादी को ऐसा करता देख हैरान थी, पर हसरत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं था। तभी दादी धीमी आवाज में बोली, हसरत बेटा, मुझे पता है कि तुम इसके बॉस हो, पर जुनून को बचाने के लिए एक यही रास्ता है, वरना ये सब मेरी पोती को अपने साथ ले जाएंगे और जबरदस्ती अपने बेटे का शादी मेरी पोती से कराएंगे। मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है, पर इसे खेल मनकर ही शादी कर लो और मेरी पोती को बचा लो। हसरत दादी की बात सुन तो रहा था, पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी दादी ने हसरत का हाथ पकड़कर उसके हाथ से सिंदूर उठाते हुए सीधा जुनून के मांगों में भर दिया और दादी ने उसका हाथ छोड़ दिया, पर हसरत का हाथ जुनून के मांगों में ही थी और वही जुनून भी पूरी शॉक्ड में खड़ी थी और उन दोनों की आंखें एक दूसरे को ही देख रही थी। उसी वक्त दादी ने एक मंगलसूत्र हसरत के हाथ में थमा दिया और उसका हाथ पकड़कर जुनून के गले में पहना दिया। जुनून और हसरत के समझने से पहले ही उनकी अनएक्सपेक्टेडली शादी ही गई। दादी ठाकुर से मुस्कुराते हुए बोली, अब विश्वास हुआ कि ये दोनों शादीशुदा है। वही ठाकुर के शरीर में आग लग गई। वही ठाकुर के पीछे एक पागल लड़का खड़ा था, वो रजत था। वो पागलों की तरह अपने बाजुओं के बटन को अपने मुंह में चबुलाते हुए जुनून को गंदी निगाहों से घूरे जा रहा था। उसी वक्त रजत ने बोला, पापा, मुझे जुनून चाहिए। वही हसरत बिना कोई भाव से अपने हाथों को जेब में डाले खड़ा था, पर रजत की बात सुनकर हसरत का चेहरे गुस्से में आ गया। ठाकुर ने गुस्से में दांत पीसते हुए दादी से बोला, मैंने अपने बेटों की हर ख्वाही पूरी की है, तो मैं आज भी वही करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि जुनून शादीशुदा है या नहीं। ठाकुर ने गुस्से में रजत से कहा, जा अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर आ और मैं भी देखता हूँ कि किसके में इतनी हिम्मत है जो तुम्हें रोक सके। रोक। वही रजत अपने हाथों में थूक कर अपने हाथों को रगड़ते हुए अपने बालों को सेट करके पागलों की तरह हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। वही जुनून और उसकी पूरी फैमिली घबरा गई। तभी रजत जुनून का हाथ पकड़ने ही जाता है, पर उसका हाथ जुनून तक नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि हसरत ने रजत के पेट पर अपना एक पैर रख दिया था, जिससे रजत उसे आगे बढ़ नहीं पा रहा था। उसी पल हसरत की सख्त आवाज आई, दूर रहो इससे, इसे छूना भी मत। तभी हसरत ने गुस्से में उसी पैर से रजत को एक जोरदार लात मार दिया, जिससे रजत जमीन पर गिर गया। तभी रजत का चेहरा पागलपन से गुस्से में बदल गया। अगले ही पल उसने अपना चेहरा रोना सा बनाकर ठाकुर से बोला, पापा, इसने मुझे मारा। वही ठाकुर गुस्से में बोखला गया और बोला, इस लड़के की इतनी हिम्मत मेरे बेटे को मारे। हसरत सख्त निगाहों से देखते हुए बोला, तेरे पागल बेटे की इतनी हिम्मत जो हसरत सिंघानिया के सामने जुनून को छुए। वही दादी, चाची, निशी, नील और विकी हैरानी से हसरत को देख रहे थे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी ठाकुर के खिलाफ जाने की, और हसरत ने उसे बेटे को मारा था। ठाकुर गुस्से में चिल्लाते हुए अपने आदमियों से बोला, जाओ उस लड़के को हड्डी पसली तोड़ दो।
इसे भी तो पता चलना चाहिए कि ठाकुर की बेइज्जती करने का असर क्या होता है। वही ठाकुर के आदमी चुपचाप ठाकुर के पीछे ही खड़े थे। ठाकुर गुस्से में पीछे मुड़कर देखा और बोला, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों से कुछ कहा? जाओ उसे मारो। वही ठाकुर के आदमियों ने हसरत की तरफ देखकर डर से बोले, नहीं ठाकुर साहब, हम उसे नहीं मार सकते हैं। वो हमारे मारने से पहले ही हमें मारकर खत्म कर देगा, क्योंकि इस लड़के ने ही इस लड़की को बचाने के लिए हमारे आदमियों को बहुत बेरहमी से पिटा था। हम तो बच गए, पर कुछ लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं। तभी ठाकुर ने चिल्लाते हुए हसरत से बोला, इसका मतलब वो तू ही था, मुंबई में जुनून को बचाने वाला। पर देख लाते हैं कि तू कितने दिनों तक हमसे बचाता रहेगा। ठाकुर ने आगे बोला, मैं तो अभी जा रही हूँ, पर मैं तुम्हें जल्दी ही देख लूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया।